आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, अब वो आप जरा समझ लीजिए वो क्या है। आइंस्टाइन ने सबसे पहली बात जो सपोज की वो ये बात सपोज की, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए एक तो हम होते हैं किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा श्योर, तो हम हाँ या ना में से कोई एक जवाब हमें पता होता है, हम कहते हैं हाँ या हम कहते हैं ना। लेकिन एक और अप्रोच भी तो है जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है कि हम कहते हैं कि कितने चांसेस हैं किसी चीज के विन करने के और कितने चांसेस है किसी चीज के डिफीट करने के या फेल होने के। तो अगर दो टीमों के दरमियान मैच हो रहा है तो आप किसी टीम को फेवरेट करार देते हैं लेकिन वो हार जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेवरेट टीम थी वो हर सूरत में जीतना ही है उसने। तो होता ही है कि हम स्टैटिस्टिकली बात भी कर सकते हैं किसी चीज के मुताबिक कि चांसेस कितने हैं जीतने के या चांसेस कितने हैं हारने के। ओके, अब मैं आइंस्टाइन की अप्रोच आपको बताता हूं। आइंस्टाइन ने दो बातें सपोज की। सबसे पहली बात आइंस्टाइन ने ये सपोज की कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अच्छी तरह सुन लो, तो मैं इसको लिख देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ओनली 1 फोटोन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा इसलिए कि फोटोन की तादाद कम है और इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा है। तो मैं आगे लिख देता हूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फोटॉन्स। तो फोटोन की तादाद हमारे पास बहरहाल कम होती है, जबकि किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेतहाशा है। ओके, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो उसने सपोज की, उसने ये सपोज किया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, अभी तक तो मैं इसको रेज मुझे कहना चाहिए, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज है या जिसको अब हम क्या कह सकते हैं, फोटॉन्स कह सकते हैं, वो एनर्जी प्रोपोर्शनल है टू फ्रीक्वेंसी, यानी E किसके इक्वल है, h न्यू के। ये क्वेश्चन आइंस्टाइन लेकर चला। तो इसका मतलब ये कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर आप देखें तो क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या यही नहीं हो रहा था हमारे पास। तो आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने कहा देखो वहां पर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उसने कहा कि मैक्स प्लैंक ने ऑलरेडी ये बात प्रूव की है ब्लैक बॉडी रेडिएटर के लिए कि उसके जो एटम्स हैं वो एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं और उन एटॉमिक ऑसिलेटर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी एक फिक्स टुकड़े में बटी हुई है। तो उसने कहा कि वहां पर हम ये बात देखकर आए कि जो एनर्जी उसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो आइंस्टाइन ने कहा सिमिलरली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी जो फोटॉन्स आके मेटालिक प्लेट से स्ट्राइक कर रहे हैं उन फोटॉन्स की एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है। ये उसने सपोज किया आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन की जो सपोजिशन थी अबाउट दी फोटॉन्स उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, राइट। सो एनर्जी जो है उसका ताल्लुक किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही हो रहा था, जितनी हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे थे उतनी काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, और जितनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे थे उतनी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। ओके, एक तो इस सवाल का जवाब हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास ये जो हमारे पास थी, ये किस सवाल का जवाब है, ये हमारे पास जवाब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आंसर है। क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आंसर है, इसलिए कि देखिए मैं आपको एक मिसाल देके समझा देता हूं। एक शख्स है जिसको 1000 रुपए चाहिए, जबकि मेरे पास जितने भी नोट है वो सारे 500 रुपए के नोट हैं। ओके, तो हमने क्या किया, मैं तस्वीरी जबान में बात कर लेता हूं। ये वो साहब हैं जिनको हमने 1000 रुपए देने, इनकी डिमांड हमसे क्या है कि मुझे 1000 रुपए चाहिए। मैंने कहा ओके, मेरे पास कितने का नोट है, मेरे पास जो नोट है वो सारे कितने के हैं, वो 500 रुपए के। तो मैंने इनसे कहा कि ये लीजिए जनाब एक 500 रुपए का नोट, और मैंने हाथ पीछे लेकर गया कि मैं दूसरा 500 रुपए का नोट इनको देता हूं ताकि इनके 1000 रुपए पूरे हो जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस नोट को देखा, इन्होंने कहा मेरी डिमांड तो 1000 रुपीज थी, ये इन्होंने मुझे 500 रुपए क्यों दिए, तो उसने उस नोट को रिजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। मिसाल थोड़ी अजीब सी लगेगी, पैसे फेंक दिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उसको ऐसे समझ लें, उसने उस नोट को रिजेक्ट कर दिया, वापस छोड़ दिया। उसने कहा मुझे ये नोट नहीं चाहिए, मुझे तो 1000 रुपए चाहिए। अब जितनी देर में मैं अपना हाथ पीछे लेकर गया दूसरा नोट निकाल के इनको देता, इनके पास तो जो पहले मैंने 500 रुपए दिए थे उन 500 रुपए को तो ये रिजेक्ट कर चुके हैं।
कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने दूसरा 500 रुपए का नोट दिया, अब मैं दोबारा हाथ पीछे लेकर गया कि मैं इनको और 500 रुपए दूं ताकि 1000 रुपए पूरे हो जाए। इतनी देर में उन्होंने चेक किया कि वो जो 500 रुपए हैं वो इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे, 1000 रुपए वाली, तो इन्होंने इस 500 रुपए को भी रिजेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए, मैं जितने भी 500 रुपीज के नोट देता जाऊं, वो साहब क्या करेंगे, वो तो हर नोट को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप इसको समझ लीजिए कि ये साहब कौन है, ये हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो 500 का नोट इसके पास आया है, ये है फोटोन, एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो किसी फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा, चेक करेगा कि क्या उसकी एनर्जी इतनी है कि वो मेटल प्लेट से निकल सकता है। अगर उसकी एनर्जी इतनी नहीं होगी तो वो उस फोटोन को रिजेक्ट कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इधर फोटोन एब्सॉर्ब करेगा, इधर रिलीज कर देगा, इधर एब्सॉर्ब करेगा, इधर रिलीज करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक फोटोन एब्सॉर्ब करने के बाद फिर दूसरा फोटोन एब्सॉर्ब करे और उसकी एनर्जी बढ़ जाए, वो मेटल सरफेस से निकल जाए? द आंसर इज नो। आइंस्टाइन ने कहा कि कोई चांस नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास कि वो एक से ज्यादा फोटोन एब्सॉर्ब करे। तो वन इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन एब्सॉर्ब करेगा? सिर्फ वन फोटोन एब्सॉर्ब करेगा, जो मैंने लिखा है, वन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब ओनली वन फोटोन। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो जब उसने एब्सॉर्ब ही एक फोटोन करना है, तो उस फोटोन की एनर्जी जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को लीव नहीं करेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस, वी हैव टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ दिस सिंगल फोटोन। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप क्या इलेक्ट्रॉन को बोले एक फोटोन एब्सॉर्ब किया, थोड़ी देर रुको, दूसरा फोटोन एब्सॉर्ब करो, देखो तुम्हारी एनर्जी ज्यादा हो गई, अब निकल जाओ। नो। सो ये जो सपोजिशन है, ये इस बात को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रही है कि जनाब अली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमें क्यों है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी। सो फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट से बढ़ाएं, तो अगर मैं इस एनर्जी को बढ़ाकर 1000 कर देता हूं, मेरी बात समझिए, पैसों में समझा रहा हूं, तो ये एक फोटोन जैसे इसने एब्सॉर्ब किया, इसने कहा ओके मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और ये इस मेटल सरफेस को लीव कर गया, निकल गया मेटल सरफेस से। आई बिलीव सो कि ये बात समझ में आ गई होगी। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, यहां तक बात क्लियर है तो ओके, ताकि मैं इसकी इक्वेशंस की तरफ जाऊं। जी सर, एनर्जी की वजह से सर बार बार मना कर रहा है। यस एक लेगा। यस यस, फोटोन की एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है। फिर एक खास वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए, इस सवाल का जवाब क्या है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्सॉर्ब करेगा, दैट इज व्हाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर स्टेशन पर कहीं जाने का जो टिकट है वो 1000 रुपए का, और हम किसी शख्स को बोले ये लो भाई 1000 रुपए और तुम लोग चले जाओ, तो वो कहेगा यार मैंने जो रास्ते में जो खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा, बाकी चीजों का, उसके भी तो पैसे चाहिए ना, तो ये सिर्फ टिकट के पैसे थोड़ी होते हैं। ये जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए, अगर ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए, वो मुझे एनर्जी चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये यूनिट मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो एनर्जी मेटल सरफेस से निकालने के लिए चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ये एनर्जी हमें चाहिए, तो मैं जो फोटोन इसको दूंगा, उस फोटोन की एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अच्छी तरह याद रखना। इसका मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसको सिर्फ मेटल सरफेस से बाहर थोड़ी आना है। मेटल सरफेस से बाहर आने के बाद इसने ट्रैवल भी तो करना है। उस ट्रैवल करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको रिक्वायर्ड है, तो मुझे इसको देने चाहिए कोई 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूज करके मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक तो उस एनर्जी का एक हिस्सा मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। प्लस उस एनर्जी का दूसरा हिस्सा किसमें कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, ओके, सिंपल इक्वेशन है। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहूं, तो काइनेटिक एनर्जी इधर है, वर्क फंक्शन यहां प्लस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस।
सो E माइनस 5। ओके जनाब, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, मैंने भी बताया था एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। तो वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है, एच न्यू नॉट है। वर्क फंक्शन में न्यू नॉट मैंने क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया था कि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम न्यू नॉट लिखते हैं। सो यहां से हम अगर h को कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट, तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। मेरा ख्याल है ये सिंपल सी इक्वेशन है। ये इक्वेशन डेवलप की गई थी, इस इक्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। और वो काइनेटिक एनर्जी कब मैं लिखना चाह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जरा सोच के बताइएगा। अभी देखिए जो मैं आपको बात बता रहा हूं इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए हमने क्या किया, मेटल प्लेट को कनेक्ट कर दिया वोल्टेजेस के साथ। कौन से वोल्टेजेस के साथ, वी नॉट के साथ, माइनस वी नॉट लिख रहा हूं। तो वी नॉट का मतलब मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो वोल्टेजेस जिस पर अब कोई इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर नहीं आएगा। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, जो एनर्जी आके टकराई वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पा रही। इसको मैं ऐसे मिटा देता हूं। ओके, ये मैंने मिटा दिया। अच्छा, तो हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हमने एनर्जी दी और कोई इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकल गया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखता है। This electron has the highest value of the kinetic energy which emit or leave the metal surface on stopping potential. So if an electron leave the metal surface when we have applied the stopping potential, that electron has the maximum kinetic energy. So अब अगर इसकी एनर्जी मैंने लिखनी है काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हम पिछले चैप्टर्स के अंदर ये बात पढ़ के नहीं आए कि जो वोल्टेजेस होते हैं वो होते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का है तो उसको हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ जो वोल्टेजेस है वो कौन से वोल्टेजेस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरे पास, तो E और V नॉट को मल्टीप्लाई कर दें, E V नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जिसको हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास E V नॉट करके लिखी होती है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है किसकी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि आइंस्टाइन ने डेवलप की थी फॉर द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये आसानी समझ में आ गया। ईवी नॉट की रीजन मैंने आपको यहां समझा दी है कि द मैक्सिमम काइनेटिक, इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी which can emit the metal surface on stopping potential. Stopping potential पे metal surface को लीव कर जाए, उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, so this is the whole explanation of the Einstein photoelectric effect। और 1913 में इसको एक्सप्लेन किया, बट देयर इज एन इशू कि उसने जो ब्लैक बॉडी रेडिएटर के लिए एटम्स के लिए एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में मैक्स प्लैंक ने बताई थी, उसको उसने यूज कर दिया किसके लिए, फोटॉन्स के लिए, राइट। उसने कहा था, मैक्स प्लैंक ने कहा था कि वो जो एटम्स हैं वो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी को कैरी करेंगे। फोटॉन्स के बारे में थोड़ी कहा था उसने, या आने वाली एनर्जी के बारे में थोड़ी कहा था, लेकिन आइंस्टाइन ने 12 उससे रिलेट कर दिया। सो 7 इयर्स लगे मैक्स प्लैंक को इस बात को समझने में कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को इस तरह अप्लाई किया जा सकता है। इसीलिए 1921 के अंदर, 7 साल के बाद 1921 के अंदर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, किसका, फिजिक्स का। किस चीज के लिए, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइंस्टाइन हमें किस तरफ लीड कर रही है। आइंस्टाइन ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट यूज किया एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है, एक फिक्स वैल्यू होती है उसकी हमारे पास, यानी क्वांटाइज होती है हमारे पास। फोटोन का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटोन किसने दिया हमें, आइंस्टाइन ने दिया, और उसने फोटोन की एक्सप्लेनेशन के जरिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने ये मान लिया कि फोटोन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 1927 के अंदर कुछ और साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी को लेते हुए और एनर्जी को वेव समझते हुए और उसकी एनर्जी को इंटेंसिटी के साथ रिलेट करते हुए सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सो ये कहना कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन थ्योरी का एक कंक्रीट एविडेंस है, रॉन्ग है ये बात।
ओके, तो हमारे कोर्स में उस एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, क्योंकि कॉन्टेंट्स भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो उसका नाम है, उसको हम कहते हैं एंटी कोइंसिडेंस एक्सपेरिमेंट। तो एंटी कोइंसिडेंस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन को एक्सप्लेन करता है? द आंसर इज नो। ओके, बहरहाल ये एक नॉलेज की अलग से बात थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारा कंप्लीट हो गया, यहां तक कोई इशू? अगर सब कुछ ओके है तो थंब,